हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स क्या होते हैं, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे संघ की कार्यपालिका है उसमें आपके केंद्रीय मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए। ऐसे ही संघ की कार्यपालिका में कौन आते हैं, महान्यायवादी आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 1 अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। ठीक है, किसमें फ्रेंड्स, अनुच्छेद 76 में। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे महान्यायवादी से संबंधित और कुछ। देखिएगा, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, भारत का जो सरकार होता है, ठीक है, उसका प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते फ्रेंड्स क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यह जो राष्ट्रपति के आदेश पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व जो होते हैं महान्यायवादी किसके अंतर्गत करते हैं, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। और सरकार से संबंधित किसी मामले में सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय भी ये जाते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेंड जो आपके महान्यायवादी होते हैं वो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति के आदेश पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, गाइडलाइन करते हैं। ठीक है, और किसी भी मामले की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय भी जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा महान्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं फ्रेंड्स होनी चाहिए, ये हम देखते हैं। ठीक है, देखिएगा एक महान्यायवादी, ठीक है, वही योग्यता निर्धारित की गई है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती योग्यताएं वही एक महान्यायवादी की होती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या महान्यायवादी की योग्यताएं होती हैं। ठीक है, पहली योग्यता देखिएगा कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और इसके आगे फ्रेंड्स जैसे कहते हैं वह पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ जो इम्पोर्टेंस हैं बनने के लिए महान्यायवादी, उसको हम लोग देखते हैं कि उसे किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो, अथवा उसने किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत की हो। ठीक है, ये दूसरा वाला योग्यता है। पहला योग्यता वह भारत का नागरिक हो, दूसरा क्या है, उसने कम से कम उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्याय किया हो, अनुभव हो। ठीक है, अब फिर तीसरा क्या है कि फ्रेंड्स अगर राष्ट्रपति संतोष हो तो वह किसी और न्यायिक मामलों में है तो ये पर्याप्त है। ठीक है, उसे अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब फिर देखते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है और इनकी पदावधि कितना टाइम होता है। ठीक है, फ्रेंड्स जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मंत्रिपरिषद होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, ये इनकी सबकी सिफारिश पर जो राष्ट्रपति होता है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स जो पद की स्थिति कैसी है, पद की स्थिति इनके महान्यायवादी ना तो सरकारी सेवक होता है और ना ही पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। ठीक है, अब इनके पद के बारे में देखते हैं, इनकी पद अवधि क्या समय होता है। उसका पद पर बने रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंड्स महान्यायवादी होते हैं ये अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। हालांकि जब सरकार सत्ता में नहीं रहती तो वह भी त्यागपत्र दे देता, क्योंकि उसकी नियुक्ति उसके सरकार की सिफारिश पर होती है। कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अब यदि प्रधानमंत्री जी अपने पद पर नहीं है तो महान्यायवादी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स महान्यायवादी को जब राष्ट्रपति अपने पद से हटने के लिए कहे तो उसे अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, दूसरी अवस्था में वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप कर अपनी मर्जी से पद को छोड़ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक पॉइंट बनती है कि जो महान्यायवादी हैं
उनको पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, ठीक है। और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इनका कार्य क्या क्या होता है। देखिएगा, वह जो है भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जिसकी अपेक्षा कौन करता है फ्रेंड्स? जिसकी अपेक्षा और आवश्यकता राष्ट्रपति को होती है, ठीक है। देखिएगा यहाँ क्या बताया गया कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी यानी कि कानून से संबंधित ऐसे सलाह देता, ऐसे एडवाइस देता है जिसकी अपेक्षा और आवश्यकता राष्ट्रपति जी को होती है। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स है, राष्ट्रपति जी को यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको जैसी व्यवस्था चाहिए, जैसा कानून चाहिए, ठीक है, जैसा विधि चाहिए, जैसा आवश्यकता उनको होता है, वैसा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनको बना के देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक स्वरूप के कार्यों का भी पालन करता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो भी कार्य देते हैं कानून से संबंधित, उनका निर्वहन कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। महान्यायवादी वह उस कृत्यों का भी निर्वहन करता है जो संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा सौंपे गए हैं, ठीक है। चौथा वाला क्या इनका कार्य है? महान्यायवादी को भारत सरकार के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यानी कि जो फ्रेंड्स महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक है, सरकार के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो पांचवा वर्ग क्या होता है फ्रेंड्स? उसे संघ के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। वह संसद की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है, ठीक है। यानी कि जो फ्रेंड्स संसद के दोनों सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, उसमें जो अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी, वो भाग तो ले सकते हैं परंतु उसमें मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक झलक में पूरा हम लोग देख लेते हैं क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक ही झलक में पूरा जितना हमने ऊपर पढ़ा है सबको एक ही बार में देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या लिखा गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 76 में, ठीक है, अनुच्छेद 76 में रखा गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा ध्यान से, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल जी को रखा गया। इनकी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे इनकी नियुक्ति एवं शपथ व त्यागपत्र व वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? यहाँ पे देखो दिया गया है भारतीय नागरिक होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के समान होना चाहिए, ठीक है। अब इनके देखते फ्रेंड्स कार्य क्या क्या होता है। देखो कार्य क्या है, भारत को, ठीक है, भारत सरकार को विधिक मामलों में परामर्श एवं संसद व उसकी समितियों में भाग लेना, ठीक है। ये अनुच्छेद आर्टिकल 143 के अनुसार इनका ये कार्य बताया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड देखना क्या है, और ये संसदीय विशेषाधिकार में बैठकों में भाग लेना परंतु वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये संसद के किसी भी सदन में उसकी सत्र की बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु कोई मत नहीं दे सकते हैं, और सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है इनको, ठीक है। सभी न्यायालयों में सुनवाई हेतु सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक बार में ये पूरा कंप्लीटली देख लिया, और एक ही लाइन में देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे महान्यायवादी, उनके कार्य, योग्यता और इनकी जो शपथ होती है, त्यागपत्र होती है, नियुक्ति होती है, सब कुछ एक ही जगह पे लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी, त्यागपत्र, वेतन, शपथ और नियुक्ति यहाँ पे है, इनका कार्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो और नोट भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये छोटा सा हमारा टॉपिक था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। फ्रेंड्स ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।